गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पार्ट 2 चिड़िया की बच्ची कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। पाठ का सारांश इस प्रकार है। ये कहानी एक छोटी चिड़िया की है। सेठ माधव दास कला प्रेमी हैं। उन्होंने एक सुंदर कोठी बनवाई है। एक शाम उन्हें अपने बगीचे में एक नन्ही चिड़िया दिखाई दी। सेठ ने सोचा कि क्यों ना इसे कैद करके रख लिया जाए। एक और उसने चिड़िया को बहलाए रखने के लिए बातों में लगाया। उसे तरह तरह के प्रलोभन दिए अर्थात लालच दिया। दूसरी ओर नौकर को संकेत दिया कि इसे पकड़ लो। चिड़िया खतरे का आभास पाते ही उड़ गई। अपनी माँ के पास पहुंचकर ही उसने चैन की सांस ली। बच्चों, अब ऊपर देखिए, पार्ट 2 चिड़िया की बच्ची। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। आप जानते ही हैं, पक्षियों को पिंजरे में रखना एक अपराध है। प्रकृति ने उन्हें खुले आसमान में रहने के लायक बनाया है। वही उनका स्वाभाविक जीवन है। पक्षियों को पिंजरे में बंद रखना हमारे लिए मनोरंजन हो सकता है, उनके लिए ये किसी सजा से कम नहीं होता। पाठ प्रवेश। एक सेठ ने सोचा कि क्यों न चिड़िया को पिंजरे में बंद कर लिया जाए। उसने चिड़िया को बातों में उलझाए रखा ताकि इस बीच उसका नौकर चिड़िया को पकड़ सके। सेठ की चालाकी से अनजान चिड़िया एक बड़ी मुसीबत में फंसते फंसते कैसे बची, यही इस कहानी में बताया गया है। अब आगे देखिए। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। माधव दास की कोठी कैसी है? संगमरमर की बनी हुई है। संगमरमर एक प्रकार का पत्थर होता है। उसमें सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है और अपनी कोठी के सामने बहुत सुंदर सा, सुहावना अर्थात सुंदर सा बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। उन्हें माधव दास जो है, उन्हें किससे प्रेम है? कला से प्रेम है। उनके पास धन की कमी नहीं है और वो सेठ हैं, तो उनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, यानी धन की कोई कमी नहीं है। फूल पौधे रकाबियों में, हौजों में लगे हैं। फूल पौधे कहाँ लगे हुए हैं? रकाबियों। रकाबियों का क्या अर्थ हुआ? चीनी मिट्टी इत्यादि की बनी कटोरियां होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? रकाबियों बोलते हैं। हौजों, हौजों का अर्थ है कुंड, अर्थात कुंड। फूल पौधे कहाँ लगे हुए हैं? रकाबियों में, हौजों में लगे हुए हैं और कुंड टाइप के बने हुए हैं, उनमें फूल पौधे लगे हुए हैं। फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है, और जो माधव दास हैं उनके पास समय भी बहुत ज्यादा रहता है, और उन्होंने जो फव्वारा लगाया है उससे भी पानी उछलता रहता है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है, शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है यानी शाम होती है और हवा, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और आसमान कई रंग का होता जाता है, आसमान कई रंगों का हो जाता है। तब वो कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठते हैं। तब वो क्या करते हैं? कोठी के बाहर, जो उनकी कोठी है उसके बाहर इतना सुंदर सा उनका बगीचा लगा हुआ है, जहां और भी ज्यादा ठंडी हवा आती है क्योंकि वहां फव्वारा भी लगा हुआ है। तब वो कोठी के बाहर चबूतरे पर, चबूतरा बना हुआ, चबूतरा किसे कहते हैं? ईंट और मिट्टी आदि से बना हुआ थोड़ा ऊंचा स्थान जो होता है उसे चबूतरा बोलते हैं। कुछ लोग सीमेंट से भी बनवा लेते हैं, ईंट और सीमेंट से भी चबूतरा बनवा लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसको चबूतरा बोलते हैं। तब वो कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर, और एक तख्त डलवा लेते हैं और वहीं पे मसनद के सहारे, मसनद एक बड़ा तकिया होता है जो गोल होता है, उसे क्या बोलते हैं? मसनद बोलते हैं। मसनद के सहारे गलीचे पर बैठते हैं। गलीचा किसे कहते हैं? कालीन। आजकल तो आप देखते होंगे ड्राइंग रूम में लोगों के रहती है, तो उसे क्या बोलते हैं? गलीचा। गलीचा अर्थात कालीन पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते रहते हैं। प्रकृति जो हमारे आसपास का नेचर है उसे वो क्या करते हैं? निहारते रहते हैं, अर्थात गौर से देखते रहते हैं। आगे देखिए। आज कुछ कुछ बादल थे। आज जो जिस दिन माधव बैठे हैं, माधव दास, उस दिन क्या है? कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी और बहुत ज्यादा घटाएं गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। धूप का प्रकाश उन घटाओं से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। माधव दास आराम से तख्त पर, मसनद वो जो तकिया है गोल उनके पास, उसके सहारे बैठे हुए हैं।
उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। वो देख ही रहे थे, प्रकृति को निहार रहे थे, देख रहे थे, और उनके देखते ही देखते एक सुंदर सी चिड़िया गुलाब की डाली पर आ बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनभावनी लगी। माधव दास को कैसी लगी वो चिड़िया? मनभावनी यानी मन को बहुत अच्छी लगने वाली, मनभावनी का अर्थ होता है मनभावनी यानी मन को भाने वाली लगी। माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनभावनी लगी। कुछ देर तक उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? कुछ देर तक उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना। कभी आप देखिए तो किसी पेड़ पर या छोटे से पौधे पर या किसी दीवार पर जब एक दो चिड़िया बैठी होती है तो क्या करती हैं? इधर से उधर कुदक कुदक कर जाया करती हैं। तो क्या यहाँ पे कह रहे हैं उसको? थिरकना, यानी वो धीरे धीरे नाच रही है चिड़िया, तो और भी सुंदर लग रही है। यहाँ पर उसी को बताया गया है। कुछ देर तक उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा। किसने कहा? माधवदास ने। माधवदास ने उस चिड़िया से कहा, सुनो चिड़िया, ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। माधवदास ने कहा, सुनो चिड़िया, ये जो बगीचा है ये मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। अब वो चिड़िया से कह रहे हैं बेखटके अर्थात बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी झिझक के तुम यहाँ आ सकती हो, तुम यहाँ आया करो। आगे देखिए, चिड़िया एकाएक घबराई, फिर बोली, मुझको मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। अब चिड़िया से जब इस तरीके से सेठ माधवदास ने कहा तो चिड़िया क्या हो गई? एकदम से घबरा गई। फिर उसके बाद में उसने बोला कि मुझे नहीं मालूम था कि ये बगीचा आपका है, क्योंकि पशु पक्षियों को तो नहीं पता रहता है, मेरा तेरा अपना पराया कुछ भी नहीं पता रहता है। मैं अभी चली जाती हूँ। उसने कहा मुझे नहीं पता था कि ये आपका बगीचा है, इसलिए मैं यहाँ आ गई थी। अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। वो कह रही है कि मैं उड़ते उड़ते थक गई थी, इसलिए पल भर के लिए सांस लेने के लिए थोड़ा सा अब थक गई थी, थकान मिटाने के लिए मैं यहाँ पर बैठ गई थी। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया। क्या बोल रहे हैं? मेरी भोली चिड़िया। उसको बातों में उलझा रहे हैं माधवदास। तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। क्या कह रहे हैं माधवदास? मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त अर्थात मन, प्रफुल्लित अर्थात खुश हुआ है। मेरा महल भी सूना है, और मेरा महल भी बहुत ही निर्जन है, बहुत ही सूना है। वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। वहां पे कोई भी तुम्हारे जैसा चहचहाता नहीं है। जैसे चिड़िया चिचियाती है ना, चहचहाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। कभी आप प्रातः काल उठें, सुबह उठें तो चिड़ियों का चहचहाना भी सुने, बहुत ही सुंदर लगता है। जो बच्चे उठते होंगे उन्हें चिड़िया की आवाज सुनाई देती होगी। बहुत सी चिड़िया रहती हैं साथ में, और वो चींची चींची बोलती रहती हैं, और एक डाल से दूसरी डाल पे, एक दीवार से दूसरी दीवार पे इस तरीके से थिरकती रहती हैं, यानी फुदकती रहती हैं। तुम्हें देखकर मेरे परिवार का जी बहलेगा। अब यहाँ पर सेठ माधवदास क्या कहते हैं कि ये मेरी जो कोठी है ये कैसी है? मेरा जो महल है ये कैसा है? सूना है। वहां कोई भी चहचहाता नहीं, तुम्हारे जैसे कोई चहचहाने वाला नहीं है। तुम्हें देखकर मेरे परिवार का जी बहलेगा। सब मेरे परिवार वाले तुम्हें देखेंगे तो उनका जी बहलेगा इससे, और वो मनोरंजन भी करेंगे अपना, वो संतुष्ट होंगे। तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती? अब चिड़िया से वो बोल रहे हैं, तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती, यानी तुम मत जाओ यहाँ से। मेरे पास बहुत सा सोना है। अब उसको क्या कर रहे हैं? चिड़िया को लालच दे रहे हैं। लेकिन पशु पक्षियों में लालच तो कुछ होता नहीं, उनके लिए तो सोना चांदी और ये सब चीजें कोई ज्यादा महत्व तो रखती नहीं है। मगर सेठ माधवदास, क्योंकि सेठ हैं वो और उनके पास बहुत पैसा है, तो वो उसको कैसे कर रहे हैं? चिड़िया को धन से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सा सोना है, तेरा घर समूचा सोने का होगा। अब उससे कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सा सोना है, तेरा जो मैं घर बनवाऊंगा वो कैसा बनवाऊंगा? पूरा घर मैं कैसा बनवाऊंगा? समूचा अर्थात संपूर्ण, यानी पूरा घर मैं सोने का बनवाऊंगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में नहीं होगा, ना होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा।
मैं तुम्हारे लिए ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में तुम्हें कहीं ऐसा पिंजरा नहीं दिखेगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। और उस चिड़िया से ही बोल रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि मैं ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि तू देखती रह जाएगी, तुम भी देखती रह जाओगी, इतना सुंदर होगा पिंजरा। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करना, और तुम उसके भीतर रहना, यानी उसके अंदर पिंजरे में रहना, और वहीं उसी में थिरकती रहना, फुदकती रहना, और मुझे खुश करती रहना, यानी मेरे चित्त को प्रफुल्लित करती रहना, मेरे मन को खुश करती रहना। चिड़िया बोली, मैं नादान हूँ। अब चिड़िया क्या कह रही है, मैं नादान हूँ। नादान हूँ अर्थात नासमझ हूँ, मैं कुछ समझती नहीं। सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने जरा मैं घर से उड़ आई थी। अब यहाँ पे चिड़िया क्या कह रही है कि मैं नादान हूँ अर्थात नासमझ हूँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ, ये जो आप बातें कर रहे हैं ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही है, मुझे नहीं समझ में आ रही है। सूरज की धूप खाने, क्योंकि पशु पक्षी तो क्या है, प्रकृति में खुली हवा में उड़ते हैं, खुली हवा में रहते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है। उन्हें परतंत्रता वाला जीवन नहीं अच्छा लगता है। आप सोने का पिंजरा बनवा दें, लोहे का पिंजरा बनवाएं, या उससे भी और अच्छा पिंजरा बनवा दें, लेकिन उनके लिए पिंजरा तो पिंजरा ही है, यानी कैद है। तो उन्हें कैद में रहना नहीं पसंद होता है। पशु पक्षियों को किसी को भी कैद में रहना नहीं पसंद होता है, तो वो तो पशु पक्षी हैं, उन्हें तो खुले आकाश में उड़ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे चिड़िया क्या बोल रही है, कह रही है, सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने जरा मैं घर से उड़ आई थी, यानी प्रकृति का इतना सुंदर रूप देखकर मैं यहाँ पर उड़ के आ गई थी। सूरज की धूप, यानी जब सूर्योदय हो गया तो सूरज की धूप खाने के लिए, और हवा से खेलने के लिए, हवा में उड़ने के लिए, और फूलों से बात करने, और जो पौधे और फूल लगे हुए हैं उनसे बात करने के लिए, उनके पास जाने के लिए मैं अब घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है, अब शाम हो गई है, सांझ अर्थात शाम हो गई है, सो माँ के पास जा रही हूँ, आप सोच ना करें। तो सेठ माधव दास से कहती है कि अब शाम हो गई है तो मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, आप ज्यादा विचार मत करें, मेरे बारे में ज्यादा ना सोचें। चिड़िया बोली। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? अब माधवदास ने क्या कहा चिड़िया से, भोली चिड़िया, क्योंकि वो उसे अपनी बातों में उलझाना चाहते हैं, और उन्होंने उन्होंने क्या किया है, नौकर को संकेत भी कर दिया है कि मैं इसे अपनी बातों में उलझा के रखूंगा और तुम पिंजरा लाके इसको पकड़ लेना। तो ये क्या कर रहे हैं माधवदास, यहाँ पर उसको छल से पकड़ना चाह रहे हैं, तो उसे वो अपनी बातों में उलझाए रखेंगे तो वो उड़ नहीं पाएगी, और जो है उसको आसानी से पकड़ लेंगे, ये सोच रहे हैं माधवदास। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? वो उससे पूछ रहे हैं, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। ये यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं माधवदास कि भोली चिड़िया, तुम तो इतनी भोली हो, तुम कहाँ रहती हो, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? ये पूछ रहे हैं उनसे, उससे चिड़िया से। अब पशु पक्षी क्या जाने कि कौन सेठ है, कौन कहाँ रहता है, उनको तो इतना नहीं पता होता है। लेकिन माधवदास भी सब कुछ जान रहे हैं, मगर उसे क्या कर रहे हैं, बातों में उलझा के रख रहे हैं, जिससे वो क्या करें, उसको नौकर को संकेत भी दे चुके हैं कि नौकर, मैं बातों में उलझा के रखूंगा और तुम आके उसे पकड़ लेना। चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ। चिड़िया बोली, मैं किसको जानती हूँ? अपनी माँ को जानती हूँ, अपने भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, जहाँ जब सूर्योदय होता है तो मैं निकलती हूँ और सूर्य को देखती हूँ, और उसकी धूप को जानती हूँ, और उसके द्वारा जो धूप मुझे लगती है उसको जानती हूँ। घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। यह प्रकृति के बारे में बात कर रही है कि घास को जानती हूँ, पानी जानती हूँ, फूलों को जानती हूँ, तुम कौन हो मैं नहीं जानती। सेठ माधवदास से कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, मुझको देर हो रही है। फिर कह रही है चिड़िया कि मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। बार बार वो क्या कह रही है, माँ मेरा मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। जैसे बच्चे खेलने के लिए जब बाहर जाते हैं, जब आप लोग खेलने के लिए बाहर जाते हैं, तो जो आपकी माँ है वो भी, अगर आप बहुत देर तक घर ना आए तो माँ प्रतीक्षा करती रहती है, इंतजार करती रहती है कि आप कब घर आएंगे, कहाँ खेल रहे हैं, उनको भी चिंता लग जाती है। इसी तरीके से वो चिड़िया क्या बोल रही है कि मेरी माँ भी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। क्यों? क्योंकि सांझ हो गई है, यानी शाम हो गई है।
मैं माँ के पास जा रही हूँ। माँ मेरी बाट देखती होगी। बाट देखती होगी अर्थात इंतजार करती होगी, प्रतीक्षा करती होगी। मैं माँ के पास जा रही हूँ। कौन कह रहा है? चिड़िया कह रही है माधवदास से कि मैं माँ के पास जा रही हूँ। अब आगे देखिए, माधवदास उसे रोकते हुए बोले। माधवदास उस चिड़िया को रोकते हुए बोले, क्योंकि वो चिड़िया जाने के लिए तैयार है ना, तो उसको रोकते हुए बोले, ठहर ठहर, यानी रुको रुको, अपने पास के इस फूल को तूने देखा? अब उसको फिर वो बातों में उलझा रहे हैं और कह रहे हैं, तुम्हारे पास में जो ये फूल लगा हुआ है, इसे देखा? इसे तूने देखा? ये एक है। अब वो कैसे उलझा रहे हैं उसको बातों में कि ये एक है। ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं। जैसा ये एक फूल तुम देख रही हो, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं। अनगिनत यानी बहुत सारे हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, अनगिनत। ऐसे बहुत सारे फूल मेरे बगीचों में लगे हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं। वे तरह तरह के रंग के हैं, हरे, लाल, पीले, गुलाबी, सफेद, जय यानी तरह तरह के रंग के फूल लगे हुए हैं मेरे बगीचे में। तरह तरह की उनकी खुशबू है और उनकी खुशबू भी अलग अलग है। वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे, तू यहीं रुक जा। अब माधवदास कह रहे हैं कि तू यहीं रुक जा। वे सारे फूल, जितने भी फूल यहाँ मेरे बगीचे में लगे हुए हैं, वे सब तेरे लिए ही खिला करेंगे। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? उसको प्रलोभन दे रहे हैं, फिर लालच दे रहे हैं कि मैं तुझे सोने से मढ़ दूंगा, इतना इतना ज्यादा सोने का पिंजरा बनवाऊंगा, तुझे सोने से मढ़ दूंगा, तू यहीं पे रुक जा, यहीं पे रह जा। तो क्या कह रहे हैं? तेरे मूल्य को चमका दूंगा, यानी तेरा मूल्य बढ़ा दूंगा मैं। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तूने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया है, यानी खुश कर दिया है। तू मत जा। फिर उसको रोक रहे हैं कि तू मत जा, तू ठहर जा यहीं पर, यहीं रह, यहीं पर रह। कहाँ पर? मेरे पास में, इसी बगीचे में रह। ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया और उसको बातों में उलझाते उलझाते ही एक बटन दबा दिया, जो जिसके लिए उसने नौकर को अपने समझा के रखा था और कहा था कि जब मैं संकेत करूंगा तो तुम इसे पकड़ लेना आके। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई। जब वो बटन दबा तो दूर कोठी में एक आवाज हुई, जिसे सुनकर एक नौकर झटपट भागकर बाहर आया। जिस आवाज को सुनकर एक नौकर तुरंत वहां भाग कर आया। ये सब क्षण भर में हो गया। ये सब कैसे हुआ? एकदम पल भर में हो गया, तुरंत हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी और वो भोली चिड़िया कुछ समझ ही नहीं पाई कि इतनी जल्दी क्या हो गया। सेठ का इशारा पाते ही नौकर चिड़िया को पकड़ने के जतन में जुट गया। जतन अर्थात कोशिश में जुट गया। किसका इशारा पाते हुए? सेठ माधवदास का। सेठ का इशारा पाते ही नौकर चिड़िया को पकड़ने के जतन में जुट गया। इधर चिड़िया को बातों में उलझाए रखने के लिए सेठ बोले, तुम अभी माँ के पास अवश्य जाओ। अब यहाँ फिर उसे बातों में उलझा रहे हैं, क्योंकि वो एकदम जाने के लिए तैयार है। तो कह रहे हैं, तुम अभी माँ के पास अवश्य जाओ, माँ बाट देखती होगी। क्या कह रहे हैं? माँ प्रतीक्षा करती होगी, तुम अभी अपनी माँ के पास अवश्य जाओ, पर कल आओगी ना? अब उसको फिर बातों में उलझा रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, लेकिन तुम आज तो चली जाओ, मगर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। इसी तरीके से जैसे आज आई हो, इसी तरीके से कल आना, परसों आना, डेली आना, यानी रोज आना। तुम बड़ी सुंदर लगती हो, यानी माधवदास क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? अब उससे क्या पूछ रहे हैं? क्या तुम्हारे और भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? अब पूछ रहे हैं कितने भाई बहन हैं। चिड़िया ने बताया, 2 बहनें, 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है। फिर चिड़िया ने कहा कि मेरे कितनी बहनें हैं? 2 बहनें हैं, 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ चली जाना, अभी तो उजाला है, अभी तो रात नहीं हुई है, तो अभी थोड़ी देर और रुको। उनका कहने का ये मतलब है। 2 बहनें 1 भाई है। अब उससे फिर पूछ रहे हैं, अच्छा तुम्हारे 2 बहनें और 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। सेठ माधवदास उसको कैसे बातों में उलझा रहे हैं और उलझा के इसी तरीके से बात बढ़ा रहे हैं कि ये मुझसे बात करती रहे और तब तक नौकर आए और इसको पकड़ ले। आगे देखिए, चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। अब चिड़िया का मन व्याकुल हो रहा था, परेशान हो रहा था, बेचैन हो रहा था, यानी उसके मन को आराम नहीं था। चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, उसका मन बेचैन होने लगा था।
वो चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी, वो एकदम सचेत होकर चारों ओर देख रही थी। उसने कहा, मुझे देर हो रही है। उसने माधवदास से कहा, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, अभी तो उजाला है। सेठ ने फिर दोबारा उससे कहा कि अभी तो उजाला है, अभी रात नहीं हुई है। यानी मेरी प्यारी चिड़िया, मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का और हाल सुनाओ, तुम अपने घर के बारे में कुछ बताओ और अपने घर के बारे में कुछ सुनाओ। भय मत करो, तुम मुझसे डरो नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। चिड़िया ने कहा, मुझे डर लगता है। चिड़िया ने बोला कि मुझे डर लगता है, मैं नादान बच्ची हूँ, मैं अभी बच्ची हूँ, नासमझ हूँ। माँ मेरी दूर है और मेरी माँ मुझसे दूर है। रात हो जाएगी तो मुझे राह नहीं सूझेगी, और अगर रात हो गई तो मुझे राह नहीं सूझेगी, यानी मुझे रास्ता दिखाई नहीं देगा। राह अर्थात रास्ता दिखाई नहीं देगा। समझ में नहीं आएगा कि मेरा घर किस रास्ते पर है, मैं कहाँ पर रहती थी। इसलिए वो बोल रही है कि मुझे उजाले में ही अपने घर जाने दो। सेठ ने समझाया, भय ना करो चिड़िया। सेठ ने फिर उसे समझाया कि तुम डरो नहीं मुझसे। चिड़िया से कह रहे हैं, तुम डरो नहीं, यानी भय ना करो। भय का अर्थ होता है डरना। तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमको प्रेम करता हूँ। अब माधवदास क्या कह रहे हैं कि चिड़िया, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, इतने में चिड़िया को एहसास हुआ, यानी ज्ञान हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी किसी का कठोर स्पर्श, स्पर्श का अर्थ होता है छूना, किसी ने उसे मतलब कठोर यानी कड़े हाथों से उसे छू लिया हो, उसके शरीर को, उसके कोमल शरीर को छू लिया हो। वो चीख कर चिचियाई, वो चीख कर एकदम से बहुत तेज चिचियाई, जैसे कोई बच्ची डर जाए, किसी को कोई पकड़ ले, तो इसी तरीके से वो चिड़िया भी बहुत तेज चिचियाई और एकदम उड़ी, और एकदम से पूरी शक्ति लगाकर उड़ गई। उड़ी, नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी ना आ सकी। अब नौकर ने जो अपना पंजा फैलाया था, हाथ फैलाया था उसको पकड़ने के लिए, वो उसके हाथ से छूट गई, क्योंकि वो एकदम से उसको कुछ एहसास हुआ कि जैसे उसे कोई कठोर स्पर्श, उसको एहसास हो गया कि उसकी शरीर को छू रहा है। तुरंत वो वहां से उड़ गई और नौकर के फैले हुए पंजे में वो नहीं आ पाई, खुले आकाश में उड़ गई। अब आगे देखिए, वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास पहुंची और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। अब वो चिड़िया इतना डर गई थी, इतना ज्यादा उसके अंदर भय व्याप्त हो गया था कि वो एक सांस में बहुत तेजी से उड़ी और अपनी माँ के पास पहुंच गई और अपनी माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। सुबकने लगी यानी धीरे धीरे रोने लगी, सिसकने लगी। जैसे कोई बच्चा डर जाए एकदम से तो वो अपनी माँ के आंचल में जाके और क्या होने लगता है, सिसकने लगता है या रोने लगता है। उसी प्रकार से वो चिड़िया की बच्ची इसी तरीके से अपनी माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, यानी सिसकने लगी, रोने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा। माँ ने, वो जो चिड़िया थी, उस बच्ची को उसकी माँ ने क्या किया, अपनी छाती से चिपटा कर उसे अपने गले से लगाकर उसको पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है। उन्होंने पूछा क्या हो गया, एकदम से डर के वो आई ना, तो उसकी माँ घबरा गई और उसने पूछा क्या है मेरी बच्ची, क्या है। पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती में और चिपक गई, लेकिन वो इतनी डर गई थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, कुछ अपनी माँ को बता नहीं पा रही थी और अपनी माँ की छाती में और ज्यादा चिपक गई। बोली कुछ नहीं, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं बोली, बस सुबकती रही, बस सिसकती रही, रोती रही, ओ माँ, और अपनी माँ को बार बार ओ माँ करके माँ को अपनी पुकारती रही। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, बहुत देर उसे ढांढस बंधाने में लगा उसकी माँ को, और बहुत देर में उसे तसल्ली हुई, इतना ज्यादा वो डर गई थी। और तब वो पलक मीच उस छाती में चिपक ऐसे सोई जैसे अब पलक ना खोलेगी। और वो इतना ज्यादा डर गई थी कि वो उसने क्या किया, अपनी माँ से चिपक के वो उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। पलक मीचने का मतलब क्या होता है, अपनी आंखों को बंद कर लेना। तो क्या किया, अपनी पलकें बंद की और उस छाती में चिपक कर ऐसे सोई, ऐसे सो गई जैसे अब पलक ना खोलेगी, जैसे अब वो अपनी पलकें नहीं खोलेगी, अपनी आंखें नहीं खोलेगी। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक कहना चाह रहा है कि किसी भी प्राणी को कैद करना अपराध है। किसी की आजादी छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। पक्षियों का जीवन स्वच्छंद रहने के लिए और खुले आकाश में उड़ने के लिए होता है।
तो उन्हें हमें कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें सताना नहीं चाहिए। उन्हें सताना बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है कि हम पशु पक्षियों को कैद करके रखें। जैसे यदि हमें कोई किसी कमरे में बंद कर दे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, यानी हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरीके से पशु पक्षियों को भी यदि हम पिंजरे में कैद कर देते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। पक्षी खुले आकाश में उड़ने के लिए बने हैं। पक्षी किस लिए बने हैं? खुले आकाश में उड़ने के लिए हैं। वे वहीं खुश और प्रसन्न रहते हैं। हमारी तरह उनका भी परिवार होता है। जिस तरीके से हमारा परिवार होता है उसी तरीके से उनका भी अपना परिवार होता है। जैसे हम अपने माता पिता के साथ रहना पसंद करते हैं, उसी तरह वे अपने परिवार में रहकर स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं और वो उनको भी अपने परिवार में ही अच्छा लगता है। अब देखिए बच्चों, जैसे अभी क्या है, कौन सा मौसम आ रहा है? गर्मी का मौसम आ रहा है। गर्मियों में पक्षी खुले आकाश में उड़ते उड़ते थक जाते हैं, प्यासे हो जाते हैं, और अब इतने ज्यादा सरोवर, कुंड, तालाब इतने ज्यादा बचे नहीं हैं कि जगह जगह उन्हें दिखाई दे। क्यों? क्योंकि शहर बन गए हैं, वहां पर बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो इतनी ज्यादा तालाब, नदियां उन्हें नहीं दिखाई देती हैं हर जगह। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को? गर्मियां अब आने लगी हैं तो बालकनी में या छत पर कहीं भी एक साफ बर्तन में स्वच्छ पानी रखना चाहिए। कैसा पानी रखना चाहिए? गंदा नहीं, साफ पानी रखना चाहिए। किसके लिए? पक्षियों को पीने के लिए। जब वो थक जाएं, प्यासे हो जाएं उड़ते उड़ते, तो कहीं भी अगर उन्हें पानी दिखाई देता है तो वो आके पी लेते हैं। और कुछ थोड़े दाने डाल देना चाहिए कि अगर उनके भूख लगे तो वो उसी में से 2-4 दाने खा लें। तो हमें क्या करना चाहिए? मिट्टी के बर्तन में पक्षियों के पीने के लिए साफ पानी रखना चाहिए। जिससे क्या होगा, अब अगर ऐसा आप करते हैं तो बहुत से पक्षियों को क्या कर सकते हैं? आप मरने से बचा सकते हैं। आगे देखिए, अब मैं नोटबुक खोलिए और उसमें डालिए पार्ट 2 चिड़िया की बच्ची। एक तरफ शब्द, दूसरी तरफ अर्थ, और उसके ऊपर शब्दार्थ आप लिखेंगे 1 लाइन लीव करके, जैसे मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? रकाबियों। रकाबियों का अर्थ होता है चीनी, मिट्टी इत्यादि की बनी कटोरियों, तस्तरियों। इसके बाद है मसनद। मसनद का अर्थ है बड़ा तकिया। प्रकृति। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, कुदरत। चित्त। चित्त का अर्थ है मन। प्रफुल्लित। प्रफुल्लित का अर्थ क्या होगा? खुश, या कॉमा लगा के लिखिए हंसता हुआ। समूचा, सारे का सारा, फिर कॉमा लगाइए संपूर्ण लिखिए। नादान, नासमझ। बाट। बाट का क्या अर्थ होगा? इंतजार, प्रतीक्षा। अनगिनत, बहुत सारे, कॉमा लगाइए, जिन्हें गिना ना जा सके। ठीक है। अब इसके बाद आगे लिखिए। अब इसके बाद देखिए, शब्द की तरफ लिखिए जतन। जतन का क्या अर्थ होगा? कोशिश, कॉमा लगाइए, प्रयत्न। चौकन्नी। चौकन्नी का क्या अर्थ होगा? सजग, कॉमा सचेत। दोनों में से कोई भी हो सकता है, और अलग अलग, यानी सजग भी हो सकता है चौकन्नी का, और सचेत भी हो सकता है। जहां पे जैसा वाक्य होगा वैसा ही आपको प्रयोग करना होगा। उजाला। उजाला का क्या अर्थ होगा? रोशनी, कॉमा लगाइए, प्रकाश। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे, न्यू पेज पे डालिए वाचन, शुद्ध लेखन। बोल बोल कर आपको लिखना है। फव्वारों, मसनद, प्रफुल्लित। इसके पहले है प्रकृति, चित्त, प्रसन्न, मूल्य, क्षण, चौकन्नी, स्पर्श, चिचियाई। एक बार और बोल दे रही हूं मैं, फिर से लिखिए। फव्वारों, मसनद, प्रकृति, प्रफुल्लित, चित्त, प्रसन्न, मूल्य, क्षण, चौकन्नी, स्पर्श, चिचियाई। अब मौखिक प्रश्नोत्तर देखिए। प्रश्न है, माधव दास ने चिड़िया को कब देखा? उत्तर है, सेठ माधव दास ने शाम को कोठी के बाहर प्रकृति की छटा निहारते हुए चिड़िया को देखा। प्रश्न नंबर 2 है, चिड़िया के मन को चैन क्यों नहीं था? क्वेश्चन मार्क। उत्तर है, चिड़िया माँ से दूर थी, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था और सेठ माधव दास उसे जाने से रोक रहा था, इसी कारण चिड़िया के मन को चैन नहीं था। प्रश्न नंबर 3 है, चिड़िया माँ की गोद में पहुंचकर क्यों सुबकी? उत्तर है, चिड़िया सेठ माधव दास के गलत इरादों से और नौकर के कठोर हाथों के स्पर्श से डर गई थी, इसलिए वो माँ की गोद में पहुंचकर सुबकने लगी। अब लिखित प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न नंबर 1, माधव दास ने चिड़िया को बगीचे में ही रुकने को क्यों कहा? क्वेश्चन मार्क। उत्तर नंबर 1 है, माधव दास ने चिड़िया को अपने परिवार के मनोरंजन के लिए बगीचे में ही रुकने के लिए कहा। पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 2 है, चिड़िया किस किस को जानती थी? क्वेश्चन मार्क। फिर उत्तर नंबर 2 है, चिड़िया अपनी माँ, भाई, सूरज और उसकी धूप, घास, पानी और फूलों को जानती थी। पूर्ण विराम लगाइए वहां पर। प्रश्न नंबर 3 लिखिए, सेठ द्वारा बटन दबाने पर क्या हुआ?
उत्तर नंबर 3, सेठ द्वारा बटन दबाते ही नौकर चिड़िया को पकड़ने के जतन में जुट गया। प्रश्न नंबर 4, नौकर के पंजे से बचने के बाद चिड़िया ने क्या किया? उत्तर नंबर 4, नौकर के पंजे से बचकर चिड़िया उड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुंची और उसकी गोद में सुबकती रही। अब आगे देखिए मूल्याधारित प्रश्नोत्तर में। प्रश्न नंबर 1, क्या किसी को बहला फुसलाकर अपना काम निकलवाना ठीक है? क्वेश्चन मार्क। उत्तर नंबर 1, किसी को बहला फुसलाकर उसके सीधे और भोलेपन का लाभ उठाकर उससे अपना काम निकलवाना ठीक नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग स्वयं को बहुत भोला भाला दिखाकर केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। वे दूसरों की भावनाओं का आदर नहीं करते। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे लोग दूसरों के कभी काम नहीं आते। वे तो केवल अपना ही हित सोचते हैं। बच्चों, अब आप टेक्स्ट बुक खोल लीजिए और ऊपर देखिए लिखा है किसने कहा किससे कहा। पार्ट 2 में देखिए वहां अभ्यास कार्य जो मैं करवाती हूँ वहां पर देखिए लिखा है किसने कहा किससे कहा। तो सबसे पहला कथन क्या है 1 नंबर पर, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। किसने कहा था? सेठ माधव दास ने। किससे कहा? चिड़िया से। 2 नंबर पर देखिए, 2 बहनें एक भाई है पर मुझे देर हो रही है। किसने कहा? चिड़िया ने। किससे कहा? सेठ माधव दास से। नंबर 3 पर देखिए, क्या है मेरी बच्ची क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पर। किसने कहा? चिड़िया की माँ ने। किससे कहा? चिड़िया से। अब खा नंबर पर देखिए, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। नंबर 1 पर देखिए क्या लिखा हुआ है, माधव दास ने संगमरमर का क्या बनवाया? 3 विकल्प दिए हुए, 3 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से एक सही है। जो सही है उस पर आपको टिक करना है। 1 नंबर पर क्या है? मेज। 2 नंबर पर है कुर्सी और 3 नंबर पर है कोठी। तो माधव दास ने संगमरमर का क्या बनवाया था? कोठी बनवाई थी। तो आपको कोठी पर टिक कर देना है। 2 नंबर पर देखिए, माधव दास ने चिड़िया के लिए क्या बनवाने को कहा? माधव दास ने चिड़िया के लिए पिंजरा बनवाने के लिए कहा था। तो इसमें तीनों में से कौन सा सही है? पिंजरा। तो आप पिंजरे पर टिक लगाएंगे। नंबर 3 पर देखिए, चिड़िया को पकड़ने के लिए किसने पंजा फैलाया? अब यहाँ पर फिर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं? माधव दास ने, सेठ ने, नौकर ने। तीनों में से एक सही है। कौन सा सही है? नौकर ने। किसने पंजा फैलाया था? नौकर ने। तो आप नौकर ने पर टिक कर देंगे। अब इसके बाद ग में देखिए, पाठ के आधार पर वाक्यों को सही घटना क्रम में लगाओ। जैसे जैसे कहानी में घटनाएं हुई हैं उसी क्रम में आपको यहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है? गुलाब की डाली पर एक सुंदर चिड़िया आ बैठी। फिर क्या दिया हुआ है? माधव दास ने चिड़िया को बगीचे में ही रुकने को कहा। इसके बाद है सेठ ने संगमरमर की कोठी बनवाई। नौकर ने चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की। सेठ ने कोठी में बहुत सुंदर बगीचा लगवाया। वह चीख कर चिचियाई और एकदम उड़ी। ये दिए हुए हैं। अब इनको क्रम में जो भी जिस जैसा क्रम है वैसे क्रम के नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? गुलाब की डाली पर एक सुंदर चिड़िया आ बैठी। ये कब है? 3 नंबर पर है। और सबसे पहले नंबर पर क्या है? सेठ ने संगमरमर की कोठी बनवाई। तो सेठ ने संगमरमर की कोठी बनवाई, यहाँ पर आप क्या डालेंगे? 1 नंबर डालेंगे। इसके बाद क्या हुआ था? सेठ ने कोठी में बहुत सुंदर बगीचा लगवाया। यहाँ पर आप 2 नंबर डालेंगे। और इसके बाद क्या है? 3 नंबर पर गुलाब की डाली पर एक सुंदर चिड़िया आ बैठी। 3 नंबर पर हो गया। फिर 4 नंबर पर क्या है? माधव दास ने चिड़िया को बगीचे में ही रुकने को कहा। 4 नंबर पर है। इसके बाद है नौकर ने चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की। 5 नंबर पर। फिर इसके बाद क्या है? वह चीख कर चिचियाई और एकदम उड़ी। 6 नंबर पर। अब क्रम में आप देख लीजिए आपका क्रम सही लिखा है या नहीं लिखा है, मिला लीजिए। गुलाब की डाली पर एक सुंदर चिड़िया आ बैठी, यहाँ पर 3 नंबर होगा। माधव दास ने चिड़िया को बगीचे में ही रुकने को कहा, यहाँ 4 नंबर होगा। सेठ ने संगमरमर की कोठी बनवाई, 1 नंबर होगा। नौकर ने चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, 5 नंबर होगा। सेठ ने कोठी में बहुत सुंदर बगीचा लगवाया, 2 नंबर। और वह चीख कर चिचियाई और एकदम उड़ी, 6 नंबर पर होगा। ये आप मिला लीजिए नंबर। और जैसे घटनाक्रम हुआ है उसी तरीके से आपको नंबर डाल डाल के लिखना है। पहले कौन सा घटनाक्रम हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, इसी तरीके से आपको लिखना होगा। अब आगे देखिए भाषा सरिता। 1 नंबर पर क्या दिया हुआ है? बॉक्स में दिए शब्दों में से दो दो पर्यायवाची चुनकर लिखो। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं या पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? अब सुनिए,
एक शब्द के समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जो समान अर्थ देते हैं उनको क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर दो दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं, समान अर्थ यानी लिखने हैं। जैसे बगीचा, बगीचा के दो अर्थ कौन कौन से होंगे? उपवन, बाग। इसी तरीके से फूल, फूल के दो कौन कौन से होंगे अर्थ? पुष्प, कुसुम। फिर इसके बाद देखिए बादल, बादल के पर्यायवाची शब्द दो कौन से होंगे? मेघ, नीरद। सूरज के पर्यायवाची शब्द दो कौन से होंगे? भानु, दिनकर। हवा के पर्यायवाची दो शब्द कौन से होंगे? वायु, पवन। पानी के पर्यायवाची शब्द दो कौन से होंगे? अम्ब, जल। इसके बाद 2 नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है? पशु पक्षियों के चित्र को देखकर बोलियों से मिलान करो। पशु पक्षियों के चित्र दिए गए हैं और उनकी बोलियों से आपको मिलान करना है, यानी वहां से आपको पेंसिल की नोक लेके जानी है और जहां पर आवाज लिखी हुई है तो जो जैसे बोलता है उसकी आवाज पर आपको रेखा खींच देनी है। तो सबसे पहले चिड़िया बनी हुई है, तो वहां से और सबसे नीचे ची ची की आवाज है। चिड़िया कैसे बोलती है? ची ची करती है, तो उसकी बोली कैसी है? ची ची। तो वहां तक आपको रेखा खींच देनी है। इसके बाद क्या बनी हुई है? कोयल बनी हुई है। तो कोयल कैसे बोलती है? कोयल की आवाज कैसी होती है? उसकी बोली कौन सी होती है? कुहू कुहू। तो वहां पर जाकर आपको रेखा खींच देनी है। इसी तरीके से फिर 3rd नंबर पर देखिए मेढक बना हुआ है। मेढक की आवाज कैसी होती है? टर्र टर्र करता है, तो वहां से आपको रेखा लेके जानी है और जहां पे टर्र टर्र लिखा है वहां तक आपको रेखा खींच देनी है। इसी तरीके से बकरी, बकरी कैसे बोलती है? बकरी की बोली कौन सी है? मे करती है। तो आपको क्या करना है? बकरी के पास से रेखा लेके जानी है और कहां पर खींच देनी है? जहां पर उसकी बोली है, मे कर रही है ना, वहां पर देखो लिखा हुआ है, वहां तक आपको रेखा खींच देनी है। इसी तरीके से जो कुत्ता है उसकी बोली कौन सी होती है? भौं भौं करता है ना कुत्ता, तो आपको क्या करना है? वहां कुत्ते के पास से रेखा खींचनी है और कहाँ तक ले जाना है? उसकी बोली तक ले जाना है। भौं भौं जहां पर है वहां तक आपको लेके जाना है। फिर कौवा, कौवा की बोली कैसी होती है? काव काव करता है ना कौवा, तो वहां तक आपको रेखा खींचनी है। अब 3 नंबर पर देखिए लिखा है शब्द पहेली में छिपे स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढ कर लिखो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा में लिंग किसे कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहा जाता है। अब देखिए हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग आपकी टेक्स्ट बुक में देखिए लिखा हुआ है और स्त्रीलिंग आपको उसका लिखना है। वो शब्द पहेली के अंदर लिखे हैं उसमें से छांट कर आपको लिखना है कि कौन कौन से स्त्रीलिंग शब्द बन रहे हैं, उनमें से निकाल के आपको लिखना है। तो अब देखिए पुल्लिंग शब्द कहते किसे हैं? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे आप सामने देखिए स्क्रीन पर, सेठ, नौकर, चिड़ा, पिता, राजा, बच्चा, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। इसी तरीके से स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं या ज्ञान कराते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे जैसे यहाँ पर सेठ है तो क्या हो जाएगा? सेठानी। नौकर है तो क्या होगा? नौकरानी। तो ये क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा। चिड़ा का क्या हो जाएगा? चिड़िया। पिता का क्या होगा? माता। राजा का क्या होगा? रानी। बच्चा का क्या होगा? बच्ची। तो ये सारे शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्यों? क्योंकि ये शब्द जो है किसका बोध करा रहे हैं? स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इसके बाद देखिए नीचे विषय संवर्धन गतिविधियां, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? रुचि के अनुसार कोई एक करो। कोई एक मैं आपको करवाती हूँ, डू एनीवन, कोई एक करवाती हूँ आपको। तो ये क्या है? प्रोजेक्ट वर्क है। पक्षियों के पंख इकट्ठा कर स्क्रैप बुक पर लगाओ। तो आपके पास अभी स्क्रैप बुक नहीं होगी तो आप A4 साइज पेपर में लगा लीजिएगा। जो भी आपको पक्षियों के पंख वंख मिल जाए, 2 या 4 या 5 जो भी मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? A4 साइज पेपर पर उन्हें चिपका देंगे। ऐसा नहीं है किसी पक्षी को पकड़कर उसके उखाड़ना शुरू कर दीजिए, ऐसा आपको नहीं करना है। जो गिरे हुए आपको मिल जाए, कहीं पड़े हुए मिल जाए, उनको लेके आपको चिपका देना। अगर आपको एक मिल जा रहा है तो एक लगा दीजिए, 2 मिल जाए, 2 पक्षियों के मिल जाए तो 2 पक्षियों के लगा दीजिए। इस तरीके से करके आपको A4 साइज पेपर पर कम से कम अगर आपको मिल जा रहे हैं तो 5 लगा दीजिएगा, नहीं मिल रहे हैं तो 2 लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए, जितने मिल जाए उतने आपको लगा के उसमें नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन डाल के उसी फाइल में रखना है। जैसे मैंने लेसन 1 में आपको दिया था वर्क,
ये एक्टिविटी दी थी, उसी तरीके से ये वाला पेपर भी आपको कहाँ लगा देना है, उसी फाइल में लगा लेना है। धन्यवाद।